जिसको नहीं आया वो कर लेगा और जिसका आ गया वो चेक कर लेगा। क्वेश्चन बोलना मेरे को है ना क्या है। क्वेश्चन था अपना स्टोरेज बैटरी है, H2SO4 उसमें है 30% बाई वेट। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? डेंसिटी सॉल्यूशन की दी होगी 1.2। किसका किसका आ गया है? आपका आ गया, आ गया मतलब लग रहा है गलत आया। अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जो कर नहीं पाए हैं या करना भूल गए हैं? करना भूल गए, नहीं आया वो अलग चीज है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, क्लास की तो रिपोर्टिंग पता है हमको कि करना भूल गए। हेमांग कर लिया आपने? हेमांग वॉइस क्लियर है मेरी? अरे देखो, भूल गए वाले आ गए। कोमल कर लिया है? तुम भूल गए? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही थी भूल गए। हेमांग भी भूल गए। क्या है भाई? चलो स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो। 30% बाई वेट दिया हुआ है ना, तो 30% बाई वेट का मतलब क्या? ठीक है, यानी H2S हो गया। ठीक है, और बाई वेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि 100 ग्राम क्या है? ठीक, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? बाई वेट दे रखा है। बाई वेट या बाई मास एक ही बात है। वॉल्यूम नहीं, बाई वेट दे रखा है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी है हमारे पास 1.2, तो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल ले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू m बाई डी हो जाएगा। ठीक है, मास है 100, ये है 1.2, तो ये ml में आ गया मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी तो सीधे सीधे यहीं से आ जाएगी। ये 30 ग्राम H2SO4 है, मतलब GM दिया हुआ है। ठीक है, दीपक हो गया था आपका, तो GM बाई MM कर दें। H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं तो 98 आता है, तो ये आ गया आपका मोल। अब मोलैरिटी तो सीधे सीधे आ जाएगी 30/98 मोल, और वॉल्यूम लीटर में करना है तो 100, 1.2 ऊपर हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये 12 हो गया, ये 30 हो गया, ये 98 है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। यहाँ तक बात बन गई। अब 180 डिवाइडेड बाई 49 कर लेंगे, है ना, तो आ जाएगा आंसर कुछ 3 पॉइंट आएगा ना।
हाँ, एग्जैक्ट आंसर तो मुझे पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो यही तरीका है, तो इसी तरीके से आएगा। वॉल्यूम लेके कर सकते हैं क्या, एक्स मोल्स, हाँ तो उससे क्या होगा, नहीं एक्स मोल क्यों डिसॉल्व कर रहे हो, इसमें दिया हुआ है ना, एक्स नहीं मानेंगे। हम्म, नहीं नहीं मान क्यों रहे हो, देखो जो डेटा दिया उसको क्यों मान, ये दिया हुआ है ना, तो मानना ही नहीं है, जो दिया उसको क्यों मानना है, जो नहीं दिया उसको मानना पड़ेगा। अब मोलैरिटी की बात हो गई, अब मोलैलिटी में क्या करना है, सॉल्वेंट का मास चाहिए हमको, तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास है, सॉल्यूट का भी मास है, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, सीधे सीधे निकल आएगा ना सॉल्वेंट का। दीपक क्लियर हो रही है बात, क्यों नहीं एज्यूम किया, तो यहां से निकालते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या कर दें, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 100, और ये कितना था 30, तो ये 70 ग्राम हो गया, केजी में कन्वर्ट करो तो 70/1000, 7/100 केजी आ गया। ठीक, अब क्या आ जाएगी, स्मॉल एम भी आ जाएगा, मोलैलिटी भी, मोल्स कितने थे अपने 30/98 थे, और ये आ गया केजी में मास आपका 7/100। अब सॉल्व कर लेंगे इसको भी, तो आ जाएगा ये मोल पर केजी में जो भी वैल्यू आए कैलकुलेट करेंगे, राइट कैलकुलेशन करिएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है अपना, नॉर्मेलिटी निकालना है, उसमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी चाहिए तो GM/EM करना पड़ेगा, है ना, और वॉल्यूम लीटर में निकाल ही चुके हैं हम लोग पहले, EM निकाल लेते हैं, H2SO4 जब ब्रेक होता है तो 2H+ देता है, तो इसके लिए N फैक्टर क्या हो गया, N फैक्टर 2, इसकी बेसिसिटी 2 हो, तो EM निकालना है, तो EM हो जाएगा मोलर मास बाई 2, ये वॉल्यूम लीटर में, सारे डेटा है तुम्हारे पास, 30/98, ये 2 ऊपर चला गया, वॉल्यूम इन लीटर कितना आया था 1000/12 ऊपर चला गया, आ जाएगी, यूनिट याद रखेंगे ग्राम EQ बाई लीटर, और क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, वो भी निकाल लेंगे भाई, अब दोनों के मोल्स पता चल गए ना, सॉल्वेंट कितना है 70 है, एक्वस सोल्यूशन लिखा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं लिखा है, सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ 1000/12 ml में, आप ही लोग बताएं वॉल्यूम, मुझे डेटा याद नहीं है, कहाँ गया 1000/12 ml में, हाँ ठीक है, 1000/12 किस में था ml में था, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये पूरा डेटा कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, ठीक है, मोल सोल्यूट के हमें पता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 करना है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 पता है
मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर करना पड़ेगा, ठीक है, इससे निकाल लेंगे। ट्रू सॉल्यूशन पूरा मिक्स हो जाता है ना, तो उसमें एक ही फेज होगा ना। फेज का मतलब कि उसमें कितने पार्ट्स हैं। जैसे मान लो कोई आपका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में जब आप पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हो तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपने कोई सॉलिड को डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो गए, जिसको हम लोग होमोजेनस बोलते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो गए, और जितने भी पार्टिकल्स थे सब सपोज लिक्विड फेज में है। अब सॉल्यूशन बनने के बाद तो क्या हो गया, एक फेज हो गई ना, सिंगल फेज हो गया, सबके सब एक ही फेज में चले गए। जब सबके सब एक ही फेज में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल फेज वाला सॉल्यूशन बन गया। और अगर आपको सॉल्यूशन में दो तरीके के वो दिखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, डबल फेज। या साइज दो तरीके के दिखे, अगर दो तरीके के हमको साइज दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग कोलाइडल स्टेट एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सरफेस केमिस्ट्री में, तो उसमें दो तरीके के फेज होते हैं, एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर इस तरीके से मिक्स होता है कि फैला हुआ होता है और एक स्पेसिफिक के पार्टिकल्स को वो बना लेता है, लेकिन उसमें एक ऐसी होती है वो एक तरीके से सॉल्यूशन की तरह होता है, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन उसको, जिसकी हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में उसको इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसके साइज जो पार्टिकल्स का होता है इससे वेरी करता है, ठीक है। उसमें दो फेजेस होती हैं, एक जो डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और एक जिसमें डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। एक डीपी होता है, एक डीएम होता है। अब और कोई क्वेश्चन था, हो गया ऑनलाइन, सबको क्लियर है? जो पॉइंट बोला था अभी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, एक स्पेशल तरीके का सॉल्यूशन है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन से साइज डिफर करता है और इसमें दो तरीके के फेजेस हमको देखने को मिलेंगे। जैसे किसी ट्रू सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक डिसॉल्व होता है, दूसरा डिसॉल्व करता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी एक फेज होती है जो पूरी तरीके से फैलती है दूसरी फेज में, तो जो फैलती है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो जिसके अंदर फैलती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डीएम, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर को समझते हैं थोड़ा सा। वेपर प्रेशर जानते हैं क्या होता है, जानते हो क्या? बताओ जो भी जानते हैं। गैस का प्रेशर, वेपर जो प्रेशर लगाएगी। और कोई, वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई बताना चाहता है? प्रेशर राशि की तो आवाज ही करो। देख, प्रेशर exerted by solution on the container। देखो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक, ये लिक्विड है, इसमें है ना। अब इस लिक्विड में पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सरफेस पे होंगे, ठीक है, और सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है, तभी तो वो सरफेस पे पहुंच जाते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी अगर देखो तो नीचे वालों की कम होगी, ऊपर वालों की ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, देखने से पता लग रहा है। भाई जो सरफेस पे पहुंच गया वो यहाँ से लड़ झगड़ के ऊपर पहुंचा है, इंटरेक्ट करके, ठीक।
तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे आप देखते हो क्या हो कि अगर खुला है ये कंटेनर तो धीरे धीरे बाहर जाते रहते हैं, वेपर के फॉर्म में निकलते रहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस। सुना है सबने ये वाला प्रोसेस। अब इस कंटेनर को हम लोग क्या कर दे, क्लोज कर दे, ठीक है। तो जब क्लोज कर दोगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इस कंटेनर को अगर हम लोग कर दें, ये लिक्विड है आपका, अब हम क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें सपोज, ठीक है। क्लोज कंटेनर ले लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर तो जाएंगे, ठीक है बात भाई, ऊपर जाएंगे, लेकिन क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो इसके वेपर्स क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो वापस ये धीरे धीरे कुछ लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है कि आप देखोगे कि लिक्विड से गैस बन रहा है और फिर गैस से लिक्विड बन रहा है, ठीक। कभी ऐसा लगेगा कि लिक्विड से गैस बनने की स्पीड ज्यादा है, रेट ज्यादा है, कभी ऐसा लगेगा कि गैस से लिक्विड बनने की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस। पढ़ा था ना हम लोगों ने 11th में। इक्विलिब्रियम का अगर वर्ड मीनिंग देखें तो क्या होता है, बैलेंस। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के 1 सेकेंड में गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वेपर बना रहे होंगे, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे होंगे। ऐसे स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितनी भी वेपर यहाँ पे है वो इस लिक्विड के सरफेस उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कब डिफाइन करते हैं, एक तो ओपन कंटेनर में नहीं डिफाइन किया जाता, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। दूसरा, जब लिक्विड और गैस के बीच में क्या आ जाए, वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट हो, तब वेपर जो भी कलेक्टेड है वो सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाती है उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको। हेमांग, राशि, कोमल, ठीक है। देखो कुछ डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, क्या है ये तो डेफिनेशन है, एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद आपका है इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, वही वाली बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, वेपर बनाएंगे, उतनी वेपर कलेक्ट होगी तो प्रेशर उतना ज्यादा होगा। दूसरा, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। इस पॉइंट को समझते कि कैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वेपर प्रेशर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको दो केस से ऐसे सिंपल पहले समझते हैं फिर एग्जांपल लेंगे। इसमें एक लिक्विड है, ठीक, यहाँ पे सरफेस की मॉलिक्यूल है, अब मान लो ये दो लिक्विड है ना, ये कोई ए लिक्विड है और ये बी। इसमें जो भी सरफेस का मॉलिक्यूल है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल को जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो सपोज
100 न्यूटन के फोर्स से खींचते हैं सपोज, और यहाँ पे जो है 1000 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं अंदर के मॉलिक्यूल इसको, ऊपर वाले को, तो कौन जल्दी बाहर जाएगा? ए जल्दी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है वो जल्दी ऊपर चला जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है उसके वेपर बनने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास H2O है, वाटर, ठीक, और हमको अल्कोहल दे दिया गया C2H5OH, इथेनॉल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, और वाटर है। इन दो चीजों को कंपेयर करना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब हम लोग देखें कि भाई अब यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। कैसे? जब H2O में हमने देखा था कि जब H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था तो H2O में टेंडेंसी ऐसी थी कि इसके चारों तरफ 4 H2O मॉलिक्यूल, एक के चारों तरफ 4 H2O मॉलिक्यूल अटैच हो जाते थे। और क्या मतलब एक मॉलिक्यूल को खींचने के लिए 4-4 मॉलिक्यूल लगे हुए यहाँ पे, एक बंदे को खींचना है, 4-4 असिस्टेंट लगा दिए गए, भाई खींचो। ये जो C2H5OH होता है इसमें भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक C2H5OH के साथ दूसरा C2H5OH एक ही मॉलिक्यूल H बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है एक मॉलिक्यूल के ऊपर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के ऊपर कम होती है। तो फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा? वाटर में। इस केस में क्या होगा? मोर H बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है? मोर फोर्स है। फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, ज्यादा वेपर बनेगा जल्दी से। फोर्स ज्यादा है तो वेपर जल्दी बनेगी नहीं, तो वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में, ये बात क्लियर है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वहां पे कम हो रही है, तो क्या हो गया आपका? अपोजिट हो गया। क्लियर है? अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। ऑनलाइन, ऑफलाइन? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अगर दो कंपाउंड दिए जैसे C2H5OH और H2O का हमने किया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे आ गए, एक स्लाइड और ले लो भाई, एक और ले, ये रहा। अब हम लेते हैं 3 कंपाउंड, 3 को कंपेयर करते हैं। एक ले लो C2H5OH, ठीक है, क्या एग्जांपल लिया? एक ले लिया C2H5OH, दूसरा ले लेते हैं हम लोग CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। फ्रूट राइपनिंग में यूज किया जाता है, ये आर्टिफिशियल फ्रूट वो करते हैं ना, पकाते जो फ्रूट्स को। तीसरा एक कंपाउंड है, सर्दियों में बहुत यूज करते हैं हम लोग, ग्लीसरीन बोलते हैं, बेसिकली ग्लीसरॉल होता है वो, ये।
एक है आपका C2H5OH, दूसरा है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2H, तीसरा है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, तीनों में पूछा है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, एस्टिमेट करो आप। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल में एक ही OH है, तो ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, एक के साथ जुड़ा होगा, दूसरे के साथ एक वीक बॉन्ड बना लेगा जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या हाइड्रोजन कहाँ पे फंसे, दो नाइट्रोजन के बीच में फंस जाए, वहां पे भी बन जाता है। हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के बीच में फंस जाए, एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये सब कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए यहाँ पे देखो एक OH है, यहाँ पे दो OH है, तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर भी हो जाएगी। या इसके पास तीन ऑप्शन है, तीन OH है, एक दो तीन, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करेगा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, जहां फोर्स ज्यादा वहां पे वेपर प्रेशर डाउन। क्यों, क्योंकि वेपर कम बन पाएगी। ग्लिसरीन को अगर देखो, अगर देखा होगा आप लोगों ने देखा तो बड़ा थिक सा, जब आपको वो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में विस्कोसिटी पढ़ाया जाता है, तो ग्लिसरीन का जिक्र होता है कि इतना थिक। भाई वाटर और ग्लिसरीन को देखो तो वाटर तो बिल्कुल फ्लोई है, और ग्लिसरीन क्या होगा, अगर आप उसको लिड खोल करके छोड़ दो तो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्लियर है बात कि यहाँ पे क्या हो गया इस केस में, मोर H बॉन्डिंग, तो फोर्स ज्यादा हो गया, आपका VP क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी तरीके से सबको कंपेयर कर लेंगे, तो वेपर प्रेशर को देखो तो सबसे कम इसमें होगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर यही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। राशि कोमल क्लियर हो गया, प्यास लगी है पानी। हाँ, अच्छा दिख नहीं रहा, आप जाओ जाओ, हवा लगेगी, ये देख, आप लोग हवा के हिसाब से अपने हिसाब से बैठ जाया करो, जिसको ज्यादा हवा चाहिए वो पीछे लाइन में बैठा। कई लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है ना। जैसे मुझे अगर गर्मी ज्यादा लगेगी तो तुरंत छींक आना स्टार्ट हो जाएगी, और 20-25 छींक से कम नहीं आएगी। और अगर सर्दी ज्यादा लगी तो नॉर्मल चाहिए, मतलब मैं बहुत, जैसे भीषण गर्मी भी होती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी मैं ठंडा पानी नहीं पीती एकदम। तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चल, अब आगे हम लोग बात करते हैं। इसी के लिए एक रूल दिया गया, राउल्स ने एक रूल दिया कि भाई अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो हम लोग उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बताया राउल्स ने। जैसा हेनरी लॉ था उसी तरीके का ये हेनरी लॉ के तरीके से है। ये बोलते हैं भाई कि अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है, अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब तो समझते होंगे। वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या मतलब है भाई, जिसका वेपर बनेगा, जो वेपराइज होगा। ठीक है, कैन फॉर्म वेपर। और नॉन वोलेटाइल कौन होगा, जिसकी वेपर नहीं बनेगी।
ठीक है, जो पढ़ा रहेगा सॉल्यूशन में ऐसे ही। इसके एग्जाम्पल भी हम थोड़े थोड़े हम लोग याद रखते हैं। वोलेटाइल की अगर बात करूं, जैसे वाटर हो जाता है आपका, अल्कोहल सारे होते हैं, एसीटोन पेंट रिमूवर जो होता है ना, उसको लिड ओपन करके रख दो, थोड़ी देर में आपका पूरा उड़ जाएगा। इसको CH3 COCH3, और भी बहुत सारे होते हैं वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल में इस चैप्टर में ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, वो किससे किससे मिलेंगे, हम लोग याद रखते हैं, ग्लूकोज को याद रखो, यूरिया याद रखो, और सुक्रोज याद रखो। ज्यादातर क्वेश्चंस में यही मिल जाते हैं, इसलिए इनके मोलर मास भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मोलर मास यूज करने होते हैं। तो वोलेटाइल के बारे में पहले बात करी इन्होंने कि वोलेटाइल अगर कोई लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन, उसका वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। ठीक, तो अगर हम बोले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल दिया हमने, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल के लिए क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय विद पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। मतलब क्या है, देखो जैसे ये कह रहे हैं ये कोई लिक्विड है प्योर, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिक्स किया हमने, ठीक, प्योर लिक्विड है। इसका जो प्रेशर होगा या पार्शियल प्रेशर होगा, इसमें पार्शियल की बात नहीं करेंगे। पार्शियल टर्म आप यूज कर सकते हो, पार्शियल टर्म कब यूज किया जाता है, जब दो तीन तरीके की चीजें होती है, दो तरीके की चीजें होती है भाई। फ्रैक्शन की बात हम कब करते हैं, जैसे फ्रैक्शन की बात करो, ऐसे ये कोई चीज है, अब इसको चार इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया और चारों के चारों क्या है, आपने चारों को शेडेड कर दिया सपोज, तो आप किसका फ्रैक्शन बोलोगे, ये तो पूरा होल वन है ना। ठीक है, फ्रैक्शन की बात हम कब करते हैं, जब दो तरीके की चीजें हो, तीन तरीके की हो, ये मान लो शेडेड कर दिया, यहाँ पे कुछ और डिजाइन है, ये आपके ऐसे हैं, तब आप फ्रैक्शन की बात करते हो। तो इसी तरीके से जब केवल सिंगल लिक्विड है तो हम बोलते हैं कि भाई मतलब जब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आपका प्योर लिक्विड है। ठीक, अब इसका कुछ वेपर प्रेशर है, उसको मान लेते हैं हम लोग PA0, ये कोई A लिक्विड है, ठीक, प्योर है, इसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया PA0, कोई चीज इसमें मिक्स नहीं है। ठीक, अब क्या किया हमने, इसको कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक, अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन में भी दूसरी चीज को डिफाइन नहीं कर रहे कि दूसरी कोई चीज है, बोल रहे हैं इसका सॉल्यूशन हमने ले लिया। तो जब इसका तुम सॉल्यूशन लोगे या कोई भी दूसरा आपने मिक्स कर दिया, इसमें भी मिक्स कर दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जितना भी ये पार्शियल प्रेशर इसमें एक्सर्ट करेगा, इसका पार्शियल प्रेशर, भाई दो चीजें हो गई, तो अब हमने पार्शियल या फ्रैक्शन वर्ड यूज कर दिया। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ ए, ये क्या होगा, इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसमें, इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल,
ये राउल्ट्स ने बताया था, ये राउल्ट्स ने, इसके साथ कोई चीज मिक्स की गई है, तो मिक्सिंग के बाद जो प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा इसके अंदर, वो क्या है, इसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है इसमें, उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक, क्लियर। अब जैसे मान लो दो चीजें मिक्स कर दो, सपोज ऐसे, अभी दो की बात करी थी ना हम, ये है ए, ठीक, यहाँ पे ए के ही मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे, ये कोई लिक्विड है दूसरा बी, ये बी है, तो यहाँ पे बी के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, क्लोज कंटेनर अगर कर दो, जितनी भी वेपर होगी यहाँ पे इसका प्योर स्टेट में, प्योर का मतलब केवल यही है, वेपर प्रेशर मान लो पीए नॉट, नॉट लिखा है मतलब प्योर स्टेट को डिनोट करता है। ठीक, इसका प्योर स्टेट में प्रेशर तो मान, ठीक, अब दोनों को अगर मिक्स करते हो, दोनों को क्या करते हो, मिक्स कर देते हो सपोज, तो अब इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कुछ ए के कुछ बी के ऐसे आ जाएंगे, एग्री करते हैं इससे। अब क्या होगा, इस कंटेनर में राउल्ट्स ने बोला कि इस कंटेनर में अब ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो वेपर प्रेशर इसमें पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, ये कितना एक्सर्ट करता है उसको पीए बोलो, तो ये होगा पीए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, एक्स ए इसका मोल फ्रैक्शन। अगर पीबी निकालो तो पीबी आएगा पीबी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्लियर है, ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, दोनों के दोनों क्या है आपके लिक्विड। ठीक, अब देखो मिक्स जब हमने कर दिया इन दोनों को, दोनों के दोनों क्या है वोलेटाइल है, मिक्स कर दोगे तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, अगर टोटल निकालना चाहो तो इन दोनों का एडअप होगा। अगर हम क्या निकालना चाहें, टोटल प्रेशर निकालो मिक्स करने के बाद, तो क्या आएगा पीए प्लस क्या आएगा, और पीए को क्या बोला हमने पीए नॉट, नॉट पीटी बोल सकते हो, पी टोटल जीटा, काई भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, जीटा भी, जीटा कभी कभी काई भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये इनकी बात क्लियर हो गई है आपको पॉइंट। अब देखो राउल्ट्स ने क्या बोला, अब बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे, चलो कर लेते हैं भाई। देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 96 टॉर, मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इसका वेपर प्रेशर कितना हुआ है 96 टॉर, टॉर प्रेशर की यूनिट। What is the mole fraction of CH3OH in the solution in which partial vapor pressure of CH3OH is 23 torr? उसी टेम्परेचर पे जो ये वेपर प्रेशर दिया है मिथाइल अल्कोहल का, मतलब ये प्योर स्टेट का दिया हुआ है, समझ रहे हो,
मतलब ये क्या है, पी नॉट ऑफ CH3OH है। ठीक, दूसरी लाइन में इन्होंने क्या लिखा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं किसका, CH3OH का, और बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें पार्शियल प्रेशर उसका CH3OH का कितना है, 23 टॉर है। इसका मतलब ये जो PA ना बोलो, क्या बोलोगे, PCH3OH बोल दो। जो सॉल्यूशन में प्रेशर है वो क्या है, वो आपका 23 टॉर। तो निकाल लेंगे, एक्स ही तो निकालना उसका, कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला क्या बताया आपको, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू एक्स, यही बताया ना। अब ये PA की जगह क्या दिया हुआ, सोल्यूशन में जो प्रेशर है, PA PB कुछ भी नहीं याद रहे तो ध्यान रखिए, जो उसका सॉल्यूशन में प्रेशर है, मिक्स करने के बाद जो प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है उसमें, तो ये सॉल्यूशन में प्रेशर है। ये जब ये प्योर है तब कितना प्रेशर है, प्योर प्रेशर शुरू में दिया हुआ है कितना, 96 मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, आ जाएगा 23/96 आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा क्या, या 4 टाइम्स, जो भी है देख लेना। थ्री टाइम्स जा रहा है, आंसर आ रहा है पॉइंट। ठीक, क्लियर है। ये क्या था, सबसे छोटू क्वेश्चन था, इसका सबसे छोटा। अब देखो, अब थोड़ा मिक्स वाला कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल इज 44.5 mmHg, ये भी यूनिट हमको देखने को मिलती है, and 88.7 mmHg in an ideal solution is prepared at same temperature by mixing of 60 gram and 40 gram of methanol. Calculate total vapor pressure of solution. क्या दे रहे हैं कि जब प्योर हैं दोनों, इथेनॉल और मिथेनॉल प्योर प्योर हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, तो इतना इतना वेपर प्रेशर है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ना दे करके क्या दे रहे हैं, उनके ग्राम्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम से मोल, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। राशि, कोमल एंड हेमांग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्योर स्टेट में दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर बता दिया गया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दे करके आपको ग्राम्स दिए हुए हैं, और आपको टोटल प्रेशर निकालना है। मतलब ये करना है हमें, मोटी मोटी बात समझ ले कि हमको P टोटल निकालना है सॉल्यूशन का। दो चीजें मिक्स की गई है, क्या, CH3OH और दूसरा क्या है, C2H5OH, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। ठीक, अब इसके लिए P0 इथेनॉल लेना पड़ेगा और जीटा ऑफ मीथेनॉल, P0 ऑफ C2H5OH ले लो और जीटा ऑफ C2H5। अब मोल फ्रैक्शन तो अलग से निकाल ही सकते हैं, ये mmHg में दिया है तो पूरी वैल्यू भी mmHg में आंसर आएगा mmHg। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल ले अलग से। 60 ग्राम इथेनॉल है और मीथेनॉल है 40 ग्राम, CH3OH है आपका 40 ग्राम, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 40 अपॉन इसका अगर निकालो तो 32। ठीक है, 4 की टेबल से कट कर दो, 5/4 आ रहा है ना, और दूसरे के मोल निकालो, C का 12 लेना। ठीक,
दूसरे के मोल्स निकालें अगर, तो इसके 60 ग्राम दिए हुए, C2H5OH का मोलर मास कितना होता है, कितना, 46, ये आ जाएगा। अब दोनों के मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, अब अलग से हमको क्या का फॉर्मूला तो ये लगाना है ना, पर इसमें सारी वैल्यू पता होगी तभी तो कर पाएंगे। ये दोनों तो गिवन है अपना क्वेश्चन में ही, ये सॉल्व करना है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। CH3OH का अगर निकालना है तो CH3OH के मोल ले लो, कितना है 5/4, और यहाँ पे 5/4 प्लस 60/46। ये थोड़ी कैलकुलेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन इसके भी ले सकते हो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और थोड़ा पेशेंटली क्या करना है, अपने को कैलकुलेशन करनी है जिससे मिस्टेक ना हो। चलिए बताइए। हाँ, इथेनॉल का 60 दिया है ना, ये मीथेनॉल का लिया, ये CH3OH का है, ये C2H5OH का है। ठीक है, मोल्स निकाल लिया, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। प्योर वाला वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर से मल्टीप्लाई कर दिया मोल फ्रैक्शन का, एक का आ गया फिर दूसरे का आ गया। पहला जितना एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर वो आ गया, दूसरा जितना एक्सर्ट कर रहा है वो आ गया। टोटल पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है। हेमांग, राशि, कोमल, अब देखो तो मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है राउल्स लॉ की, क्या मोटी मोटी बात याद रखनी है, क्या याद रखेंगे कि अगर दो चीजें मिक्स की है आपने, तीन चीजें मिक्स की हैं, तो जो प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर ए एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, ए का प्योर स्टेट में जब कोई भी मिक्स नहीं किया तब कितना वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल प्रेशर। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equal to vapor pressure of that component in pure state multiplied by क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कुछ हेनरी लॉ जैसा नहीं लग रहा है। हेनरी लॉ में हम लोग क्या इक्वेशन लिए थे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही तो लिए थे। ये मोल फ्रैक्शन था, ये क्या था, पार्शियल प्रेशर था, और ये क्या था, KH, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर देखो इसको कंपेयर करने को अगर आए तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो है आपका ये हेनरी कांस्टेंट जैसा लग रहा है भाई, ये पार्शियल प्रेशर उस चीज का, ये उसका मोल फ्रैक्शन, ये दिया हुआ है, ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि राउल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक फॉर्म कह सकते। ठीक है, यहां तक की ट्रेन अपनी पहुंच गई। अब आगे, अब दूसरा केस करते हैं हम। अभी तक जो दोनों लिक्विड हमने लिए थे वो दोनों वोलेटाइल लिए थे, उसके लिए ये रूल निकाला राउल्स ने कि दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, दोनों का प्योर स्टेट में अगर वेपर प्रेशर पता है
तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लिकेशन आता है 2 है 3 है जितने भी लिक्विड है सबका एड अप कर दो, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर पाओगे आप। ठीक, अब बोल रहे हैं कि जब सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब सॉल्वेंट तो की तो वेपर बन रही है लेकिन सॉल्यूट की वेपर नहीं बन रही है। ठीक, तो कैसा केस है ये जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डिसॉल्व कर दिया तब क्या बनेगा, पहले ध्यान से समझ। सॉल्वेंट को, अच्छा इसमें याद रखेंगे ए मानो सॉल्वेंट के लिए, क्वेश्चंस में भी कई बार ए बी करके दे देता है, और बी मान लो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, मतलब जैसे एक्स भी लिखो तो मानो कि ये क्या है, सॉल्यूट है, और एक्स से लिखो तो क्या है, मानो सॉल्वेंट। अब देखो पहले ये ए है, क्यों ए है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ए ही होगा, और जो वेपर प्रेशर आएगा, जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, पी ए नॉट होगा क्या, कोई और चीज तो मिक्स ही नहीं है, तो इसका ही जो प्रेशर होगा वही होगा। ठीक, अब देखो दीपक क्या हुआ, रात में नींद नहीं पूरी हुई है आपकी, दीपक हाँ आपकी रात में नींद नहीं पूरी हुई है या इस टाइम सोने की आदत है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए के साथ बी को मिक्स कर देते हैं। बी हमारा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब इसकी वेपर नहीं बनेगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए था पहले कंटेनर में, ठीक, ये नीचे भी ए था यहाँ पे, ये तो पूरा ही ए था ना, एक मॉलिक्यूल ऊपर से निकला, इधर से निकला, यहाँ से भी बीच से भी मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह बनाते हुए निकल रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप इसमें बी भी मिक्स कर दोगे और जो नॉन वोलेटाइल है जिसकी वेपर नहीं बनेगी, तो क्या होगा कि अब ए और बी दोनों मिक्स है तो यहाँ बी भी आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी के भी कुछ मॉलिक्यूल बीच में आके बैठ जाएंगे सरफेस पे, भाई पूरे में है तो अंदर भी होंगे बी के और ऊपर भी होंगे, दोनों जगह होंगे ना, ए के बी के, ए के बी के, इस तरीके से होंगे पूरे। बी की वेपर बनती नहीं है, ठीक है, तो कुछ कभी कभी देखो जो छोटे बच्चों की रेस होती है स्कूल वगैरह में कराई जाती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम दौड़ेंगे ही नहीं, उनका क्या होता है, या तो आलसी होते हैं या जो भी वॉट एवर, या उनको नहीं दौड़ना, नहीं पार्टिसिपेट करना, तो वो आधे में ही घुलमुल करके अब रुक जाते हैं, है ना, वो दौड़ेंगे ही नहीं, उनको टीचर कितना भी बोले गो गो गो, टीचर चली जाएगी, वो नहीं दौड़ेंगे। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसा ही है। ठीक, इसको धक्का मारा जा रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल धक्का मार रहे हैं, लेकिन इस ये तो बैठा हुआ है यहाँ ढीठ की तरह, ये बैठ जाएगा। अब जब बैठ जाएगा तो सपोज यहाँ सरफेस से 100 मॉलिक्यूल एक सेकेंड में ऊपर जा रहे थे, अब यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल या 40 मॉलिक्यूल बी के आकर के बैठ गए, तो 30 या 40 इसके मॉलिक्यूल को, ए के मॉलिक्यूल जितने जा रहे थे उनके नंबर को तो कम करेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल आकर के ऊपर की पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेंगे। ठीक, तो अब जितने ए के ऐसे प्योर में जा रहे थे, वैसे अब जब बी आकर के बैठ गया तो उतने नहीं जा पाएंगे, तो उतनी वेपर नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, राउल्स ने बोला कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर देते हो किसी प्योर सॉल्वेंट में जो वोलेटाइल है, तो वेपर कम बनती है, इसका मतलब वेपर प्रेशर डाउन हो जाए।
क्लियर है इतनी बात? ठीक। रीजन अगर कभी पूछ लिया जाए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करते हो तो वेपर प्रेशर क्यों डाउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल ऊपर जा करके बैठ जाता है सरफेस पे, और सरफेस पे बैठता है तो इसके नंबर को कम कर देता है, वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम। ठीक, क्लियर है? तो इस केस में अब क्या होगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, या यू कैन से डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, लिक्विड पड़ा हुआ है, इनको थोड़ी हम कुछ कर रहे हैं, ये तो अपने आप जाते हैं ना, इनमें एक एनर्जी होती है, अपने आप जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब बोल रहे हैं कि लोअरिंग हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हुई किसकी वजह से, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डिसॉल्व कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर जो प्योर का था उससे कम हो गया। इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनाते हो और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब मान लो, अब इसके लिए डेरिवेशन निकाल लेते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पे, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। कैसे, देखो, RLVP क्यों निकाले, पहले हम लोग निकाले चलो, क्या निकाल रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं। सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हुआ तो उसको ये मान लेंगे, उसको भी मान लेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट मानते हैं। अब देखो, जब प्योर था ए सॉल्वेंट, प्योर था तो वेपर प्रेशर क्या था, PA0। ठीक, जब उसको हमने डिसॉल्व कर दिया किसी में, तो बोल रहे हैं कि PA क्या होगा, PA0 इंटू एक्स से होगा। ठीक, अब इसमें जो एक्स बी हमने जो बी डिसॉल्व किया उसकी तो वेपर बन नहीं रही है, तो वेपर प्रेशर में तो वो कोई कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं, उससे तो प्रेशर कम ही हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है उसका रिलेशन हम निकाल रहे हैं। अब इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो हमको इतना पता है कि अगर सॉल्यूशन में एक्स बी भी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, ये तो हम जानते हैं। तो एक्स ए की जगह आप 1 माइनस एक्स बी रख सकते हो क्या, ये रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी रख के देखें, इसको रखते हैं यहाँ पे इस रिलेशन में, पी ए इज इक्वल टू PA0 और यहाँ पे एक्स ए की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स बी। ठीक, मल्टीप्लाई कर दे, PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA0 एक्स बी। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, स्लाइड रिलेशन देख लो, ये है हमारा PA इज इक्वल टू PA0 माइनस
क्या था, पी ए नॉट, इसको पी ए नॉट एक्स बी अगर देखो तो पी ए नॉट माइनस पी ए हो गया। ठीक, ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। ये क्या है, जब सॉल्यूशन बन गया तब वेपर प्रेशर, तो आप कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये दोनों डिफरेंस क्या होगा, इसको बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लो प्योर सॉल्वेंट का पहले 760 mmHg था सपोज, अब जब सॉल्यूशन बनाया तो 720 mmHg हो गया, तो डिक्रीज कितने का हुआ, लोअरिंग कितने की हो गई, 760 माइनस 720, ऐसे ही तो निकालोगे, यही तो लोअरिंग होगी या डिक्रीज होगा, यहाँ पे लोअरिंग टर्म यूज करते हैं, 40 का ही तो होगा डिक्रीज, तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस अब सॉल्यूशन का जो हो गया है, इसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। सबको क्लियर है, सारे स्टूडेंट्स को? मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे एक और टर्म हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, कोई भी चीज जब रिलेटिव निकालनी होती है तो रिलेटिव निकालने में क्या करते हैं कि अपॉन में ओरिजिनल कर देते हैं, ओरिजिनल मतलब प्योर स्टेट वाला। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। अब वहां तक हमने निकाल ली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब हम निकाल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगी, ये था अपना कितना, PA नॉट माइनस, अब क्या करें, ओरिजिनल से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा, ये ओरिजिनल था सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्या आ गई, ये आ गई RL। ठीक, अगर इधर से निकालना है, इधर के टर्म में देखो, तो यहाँ पे भी PA नॉट से जब डिवाइड करोगे इस तरफ, तो PA नॉट कट जाएगा, तो एक्स भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, इधर रखते हैं, ये PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट। अब इधर क्या करें, यहाँ पे क्या था, PA नॉट इंटू एक्स भी था ना, डिवाइडेड बाई इधर भी PA नॉट कर दे। ठीक है, रिलेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, टर्म कट जाएगा, तो क्या आ गया, एक्स भी आ गया केवल, तो आप कह सकते हो एक्स बी इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये भी कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is equal to RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केवल ये थी या ये थी, इन दोनों से निकाल सकते हो, और रिलेटिव लोअरिंग करनी है तो PA नॉट से डिवाइड। ठीक, क्लियर है सबको? ठीक, अब फॉर्मूला जितना याद रहे ठीक है, नहीं फॉर्मूला याद रहे तो कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है
डिवाइडेड बाई जितना डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे निकालेंगे? प्योर माइनस सॉल्यूशन। ठीक है, बुक में कभी कभी इसको ऐसे भी, पानी बाद में पी लेते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। बात एक ही है, ऐसे भी लिखते हैं। आर एल वी पी इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, डिवाइडेड बाय पी सॉल्वेंट। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इसके ही तो इक्वल है आर एल वी पी के। ठीक, टाइम बोलो, टाइम बहुत है, बहुत सवाल करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? आर एल वी पी का डेरिवेशन भी हो गया और ये भी हो गया, इस स्लाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। आपको मैंने प्रिंटेड नोट्स भेजे हैं कि नहीं? इसके भेज दिए ना? चल क्वेश्चन पढ़ो जरा, मैं पानी पी लूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। माइक वगैरह की आवाज वगैरह क्लियर है बच्चों? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद। जो टॉपिक करते जाए उसका क्वेश्चन भी साथ साथ में करें तो समझ आएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। विदुषी, तुम्हें हवा बिल्कुल नहीं लग रही होगी? लग रही है कि फैन के तो बिल्कुल आप नीचे हो गए ना। हम लोग जब स्कूल में होते थे तो शैतानी करने के लिए जहाँ सीसीटीवी लगा होता है ना, उसके जस्ट नीचे बैठते थे, नीचे वाला कवर नहीं करता है। हम नॉर्मल रहते थे तो वैसी जगह पे बैठते थे। कुछ समझ आ रहा है? निकल गया? हाँ, दीपक, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट इज 0.88। अच्छा, अच्छा बोल रहे हैं कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकाल दो। और बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, सब्सटेंस है, तो वही है। अगर फॉर्मूला सीधे सीधे याद है तो क्या है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है ना बी का। और बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये इक्वल होता है आर एल वी पी के, है ना। और क्या दिया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 0.8 दिया हुआ है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। नहीं तो जब आ रहा होता है तब तो आ रहा होता है, और जब जब जा रहा होता है, जा रहा होता है मतलब कुछ दिन बाद रिवाइज करो। तो ये 0.8 है, और सॉल्यूशन का क्या दिया इन्होंने? ड्रॉप्स टू 0.6, है ना, इतने तक पहुंच जाता है सॉल्यूशन का। तो 0.8, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, 2/4 आ गया, 1/4 आ गया, है ना, 0.2। ठीक, क्लियर? राशि, कोमल, क्लियर हो गया? क्या नाम है? सारांश, कोई दिक्कत आए तो बोल देना भाई।
भाइयों और बहनों, चलो नेक्स्ट पढ़ो। ये कभी ना कभी आए हुए हैं, कभी 90 में, कभी 91, 93, इसमें ईयर डाला नहीं मैंने। सब लोग पढ़ पा रहे हैं? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग को क्लियर रहता है बिल्कुल बोर्ड? क्लियर है? पढ़ो और कोशिश करो। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, और सॉल्यूशन का भी दिया है शायद, है ना? और क्या दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ग्राम्स दिए हुए हैं, और सॉल्वेंट के भी ग्राम्स दिए हैं, देख रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। कैलकुलेशन बड़ी होगी, है ना, तो इसलिए मैं करके दिखाती हूँ। कैलकुलेशन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। करके बताऊं बच्चों? एक्स बी, है ना, एक्स बी इज इक्वल टू क्या है? पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी सॉल्वेंट। आरएलवीपी यही तो है। सॉल्वेंट देखो क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.76, ये दिया ना, ठीक, टॉर में दिया। फिर बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन का ये हो जाता है 23.32 हो जाता है ना, और सॉल्वेंट का ये लगा लेंगे, तो ये इधर वाली चीज राइट हैंड साइड तो पूरा आ गया अपना, ठीक। अब ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर दो। सॉल्वेंट आपका वाटर है, निकाल लेंगे। कैलकुलेशन लंबी होगी, कर लेंगे सब लोग, तो आगे बढ़ो। आ गया आंसर? हाँ, मोल्स आ गए होंगे भाई। एनबी तुम्हें निकालना है, तो केवल क्या दिया हुआ है एनबी में? 5.4, ठीक है। राशि, ये मोलर मास निकालना है हमें, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का को Na मान ले, ए मान लो, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए क्यों मानते हैं? वाटर मानते हैं ना, वाटर दिया हुआ 90 दिया हुआ है, मोलर मास 18 होता है, तो इसके तो 5 आ गए, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, तो सॉल्व करेंगे। मोलर मास, थोड़ा सा इक्वेशन इक्वेशन कुछ बनेगी। 5.5 डिवाइडेड बाई 5.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास, 5.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, और ये अपना आ ही चुका है। कितना आ रहा है? 50/20। सॉल्व कर लेंगे क्या? ठीक है, सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो केमिस्ट्री की इक्वेशन तो इजी होगी, क्यों? इक्वेशन कोई बनेगी और आंसर आपका आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो आरएलवीपी क्लियर है, ठीक है। अब देखो, एक टर्म है इसमें, एक टर्म नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब चैप्टर बढ़ रहा है अपना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो होती क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। वो सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं और सॉल्वेंट के भी, यानी कि उसका मोल कितना है, उसमें आयंस कितने हैं, उसमें एटम्स कितने हैं, इन सब चीजों के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम लोग बोलते हैं सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। वो पार्टिकल्स सॉल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी देख सकते हैं। ये सब चीजें बढ़ेंगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, ठीक। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कौन कौन सी हमको पढ़नी है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है, इस चैप्टर में बहुत ही बहुत सारी, कौन कौन सी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सबसे पहली है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई भी पूछे कि लोअरिंग, नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं बता रही हूँ, अगर पूछा जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नॉट सीपी लिख देती हूँ शॉर्ट में, RLVP जो है ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे, RLVP आज हमने पढ़ लिया, दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन हम निकालते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, ये होता है कोलिगेटिव। तीसरा हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हमें पढ़नी है, चारों पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी साल ऑस्मोटिक प्रेशर पे दे देंगे, कभी डेल्टा TB TF पे दे देंगे, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर पे दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे दे देते हैं। क्वेश्चन बनाने के ऊपर है किस पे बना दें, चारों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है भाई, किसका क्वेश्चन है, कर लिया जाए, या RLVP का ही होगा, पढ़ो, ट्राई करिए। होमवर्क दे दूं, अरे थक गए क्या, आज तो क्लास अपनी लेट स्टार्ट हुई है ना। मैं सारे समय तो ज्यादा टाइम ले लिया ना, मतलब मेरा कोटा तो कम हुआ, आपका तो ज्यादा हो गया। चलो होमवर्क दे दे इसको, ठीक, होमवर्क क्वेश्चन वैसे ही पैटर्न पे है। अब कोई आके ये नहीं बोलेगा कि हमने किया नहीं है, देख लेते और कोई है तो उसको भी बोल। एक और है, अच्छा, ये भी होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। अब आगे जो होंगे वो होंगे आपके, ये भी आपका होमवर्क है, इस पे तो होमवर्क लिख ही रखा है मैंने। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना अगले लेक्चर स्लाइड है, ठीक। हाँ आप लोग तो 5 बजे से ही स्टार्ट हो गए हो, तो क्लास ऑफ करें बच्चों। किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बाय बाय।
कल ये क्वेश्चन को